हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आ, क्लास बिहार बीटीसी क्लास 7 अध्याय नंबर 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि देखिए क्या है इसमें। स्टार्टिंग से जानते हैं। हमने पहले भी जाना कि शरीर की कोशिकाओं में शोषण होता है। शरीर की कोशिकाओं में शोषण होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से ऊर्जा मुक्त होती है। फेफड़ों में लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए और शोषण क्रिया में निर्मित अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचकर उच्च वसन के समय बाहर निकलता है। यह काम रक्त के परिसंचरण से ही होता है। पेशी मतलब मसल्स और स्नायु मतलब नर्व की गतिविधि से कोई अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। ये अवशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम जो है रक्त परिसंचरण करता है। रक्त परिसंचरण हो रहा है हमें नाड़ी धड़कन से पता चलता है। नाड़ी की जो धड़कती है ना, उससे पता चलता है कि हमारा रक्त परिसंचरण हो रहा है। अगर आपको क्रियाकलाप 1 से भी समझ सकते हैं, आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा यानी मिडिल और रिंग फिंगर को अपने बाई कलाई के भीतरी भाग पर रखिए, जो पिक्चर में दिया उसी तरह। क्या आप सभी को धड़कन महसूस होती है? यहाँ धड़कन क्यों होती है? यह धड़कन नाड़ी स्पंद कहलाता है। इसे नब्ज भी कहते हैं। यह स्पंदन ध्वनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होते हैं। आप देखिएगा एक मिनट में कितनी बार स्पंदन होती है। डॉक्टर भी इसी पहले के जमाने लोग ना ऐसी नाड़ी को देख पता लगाते थे, वैद्य हकीम लोग, कि ये मतलब जिंदा है कि मौत हो गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि प्रति मिनट धड़कनों की संख्या जो होती है ना, स्पंदन दर कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि बैठने की स्थिति में कितना स्पंदन दर है, सोचने की स्थिति में कितना है, तो चलने की स्थिति में कितना है, दौड़ने की स्थिति में कितना है। तो विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो स्पंदन दर जो होता है ना, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। आप अपने शरीर में अन्य भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपका नाड़ी स्पंदन का अनुभव कैसा रहा? आपने नहर या कुएं से पंप से पानी निकलते हुए देखा होगा, उससे पानी बहते हुए गौर किया होगा। क्या नाड़ी स्पंदन से आपको उसी प्रकार का अनुभव हुआ? क्या आपके शरीर में भी ऐसा कोई पंप है? रक्त का परिसंचरण शरीर में होने वाले किसी ऐसे पंप की जरूरत होगी ही। हाँ, एक ऐसा पंप शरीर में होता है, वो है हृदय। हृदय मतलब हार्ट। हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप का काम करता है। यह हमेशा धड़कता रहता है। यह पूरे जीवन में बिना रुके रक्त को पंप की तरह कार्य करता है। हृदय जो होता है ना, वक्ष गृह में स्थित होता है। इसका निचला जो सिरा होता है ना, वो थोड़ा बाएं और झुका होता है। हृदय का जो आकार होता है लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष मतलब आलिंद कहलाता है, यानी ऑरिकल कहलाता है। ठीक है, निचले 2 कक्ष क्या है? निलय कहलाता है। इन ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाता है, निचले 2 कक्ष निलय कहलाता है। ये पिक्चर आलिंद देख लीजिए, पिक्चर में दिया होगा। दाया आलिंद यहाँ होता है और दाया निलय इधर होता है। ठीक है, तो आप आलिंद का पिक्चर देख सकते हो कैसा होता है, और निलय का पिक्चर देख सकते हो वो कैसा होता है। चलिए पिक्चर में आते हैं। रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के माध्यम होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। यह रक्त वापस हृदय में आता है, जहाँ से फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी एवं सिरा। देखिए धमनियाँ क्या करती है, मैं आपको बताता। ये धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ठीक है, चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दाब पे होता है, तो धमनियों की दीवार जो है ना, मोटी और लचीली होती है। आइए हम जाने सिराओं में रक्त का प्रवाह हृदय की किस प्रकार होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि परिसंचरण किस तरह हो रहा है। अब आते हैं क्रियाकलाप 2। देखिए
कि आपको सिराए पहुंचाना, कि सिराए किसे कहते हैं आप सुनिए। अपने बाएं हाथ से अपनी दाईं भुजा को केहनी के ऊपर कस के पकड़िए, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके उसे 4 से 5 बार ऊपर नीचे हिलाइए। दाएं बाह को ध्यान से देखिए, क्या उस पर कोई नलिया उभरी हुई दिखाई पड़ती है, और बाह को छोड़ दीजिए, क्या पहले जैसी होगी। आप अनुभव करेंगे रक्त प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो कह सकते हैं जो नलिया रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है उसे हम लोग सिराए कहते हैं। जो नीचे से ऊपर की ओर यानी मतलब अंगों से हृदय की ओर जाती है वो सिराए कहते हैं। ठीक है, अब है धमनी के स्पंदन पता करना। आप अपने बाएं और दाएं हाथ की कलाई पर एक माचिस की तिल्ली या पेंसिल रखिए और हाथ को स्थिर रखते हुए ध्यानपूर्वक रखिए। तिल्ली या पेंसिल में कोई हरकत हो रही है, यह बताता है कि धमनी में स्पंदन हो रहा है। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि धमनी जो होता है ना, हमेशा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाता है, यानी धमनी जब भी ले जाएगा उस रक्त में ऑक्सीजन रहता है। देखिए अब आते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है ना, वो धमनी हृदय से रक्त को लिए जाती है, इसलिए सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यानी जो हृदय से रक्त को ले जाती है उसे सिरा नहीं धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, और फुफ्फुस सिरा जो होते हैं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से जो है हृदय में लाती है। हृदय की आकृति 8.3 में आप देख सकते हैं कि कक्षा के बीच की विभाजक दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को अर्थात धमनी और सिरा के रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। जो विभाजक दीवार होती है वो कभी इन लोगों को मिलने नहीं देती। देखिए आप समझिए धमनियाँ क्या होता है। ये हृदय से शरीर के सभी भागों को ये रक्त प्रवाह इसकी दिशा रहती है। सिराए जो होता है शरीर के सभी भागों से वापस हृदय को, यानी ये सभी भागों धमनी में ऑक्सीजन रहता है और सिराए में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है, सिरा की दीवार पतली होती है। चलिए अब आते हैं हार्ट बीट यानी हृदय स्पंद धड़कन। देखिए इसमें क्या होता है, हृदय के कक्ष की जो दीवार होती है ना पेशियों की बनी होती है, हृदय के मसल्स की बनी। ये पेशियां लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती और फैलती है। यह लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। याद रखिएगा हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण में होता रहता है। यदि आप छाती की बाएं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। आपने सभी डॉक्टर के पास हृदय धड़कने मापने वाली स्टेथोस्कोप नामक यंत्र देखा होगा। आपको पता है जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय धड़कन की ध्वनि को बढ़ाने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पे एक चेस्ट पीस लगा रहता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है, दूसरे सिरे पे 2 ईयर पीस लगे होते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है स्टेथोस्कोप, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस हमारे हृदय के स्थान पर रखकर ईयर पीस से धड़कनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें हमारे हृदय की स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। ये हमारा ये छात्र का नाम और हृदय धड़कन, धड़कन दर ये सब होता है। चलिए क्या आपको अपने हृदय धड़कन और नाड़ी धड़कन के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन ध्वनियों में एक धड़कन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय धड़कन की दर को बताती है। ठीक है, यानी प्रति मिनट धमनी में जो धड़कन उत्पन्न होता है ना, वो हृदय धड़कन की दर को बताती है। अब आते हैं विलियम हार्वे की कहानी। ये क्या इंपॉर्टेंट कहानी है, जान लीजिए। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक डॉक्टर ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन्होंने खुद के शरीर पर प्रयोग करके यह समझाने की कोशिश की कि शरीर में जो खून होता है ना, एक बंद चक्र में बहता है। सिराओं में खून अंगों से हृदय की ओर और धमनियों में इसके विपरीत दिशा में बहता है। कि हार्वे ने खून को एकल तत्व माना, परंतु आज हम जानते हैं कि खून एक तत्व नहीं बल्कि कई पदार्थों का मिश्रण है। फिर भी हार्वे की खोज एक बौद्धिक उपलब्धि थी। इनके जीवन का अंतिम भाग दुखद रहा। 79 वर्ष की आयु में 3 जून 1657 को इनका निधन हुआ। इस प्रकार हार्वे महोदय ने खून के परिसंचरण के बारे में हमारी समझ बढ़ाई। देखिए सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज, हाइड्रा। इनमें कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन से जानवर में रक्त नहीं पाया जाता, वो है स्पंज और हाइड्रा। इसमें कोई परिसंचरण तत्व नहीं पाया जाता है, जिस जल में रहते वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनकी भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है वे अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अवशिष्ट पदार्थ की निकासी के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक उसी प्रकार अपचयित भोजन
परिक्षेपण प्रक्रिया द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम ये मालूम कीजिए अनअवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाल जाते हैं, ये अवशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, कुछ पदार्थ अवशिष्ट के रूप में मुक्त होते हैं। ज़्यादातर ये पदार्थ विषाक्त होते हैं यानी जहरीले होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। सजीव द्वारा कोशिका में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब आते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। हमारे रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को कुछ अंग मिलकर शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे अंग के समूह को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली उत्सर्जन तंत्र के अंग आते हैं जो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती है। यह व्यवस्था जो है ना गुर्दों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। गुर्दों को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो स्त्री पुरुष के शरीर में एक जैसे होते हैं, जो एक समान काम करते हैं। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसी आकृति वाले होते हैं। हेलो, मतलब हम कहाँ पढ़े थे? गुर्दे और विक्र को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो स्त्री पुरुष के शरीर में एक जैसे होते हैं, जो एक समान कार्य करते हैं। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसी आकृति के होते हैं, जैसे 18.9 पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं? सेम जैसी आकृति, सेम। जब रक्त दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में अलग कर लिए जाते हैं। गुर्दों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय यानी पेशाब की थैली में जाता है। मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र जमा होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट उत्पाद होते हैं। यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैला पदार्थ होता है, इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। क्या आप जानते हैं गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में पानी और नमक की समान मात्रा बनाए रखना और रक्त को छानकर मूत्र को और हानिकारक तत्वों को अलग करना। मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, जहां मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता रहता है। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों गुर्दे से होकर प्रतिदिन लगभग 1100 से 2000 लीटर लगभग 500 गैलन रक्त गुजरता है। हमारे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त होता है। रक्त लगभग प्रति 4 मिनट में एक बार गुर्दे में परिशुद्ध होने के लिए जाता है। उत्सर्जन अंग के रूप में त्वचा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई सबसे बड़ी संरचना है, जिसका प्रमुख कार्य जो होता है ना, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना होता है। त्वचा की निचली परत पर स्वेद ग्रंथियां होती है, निचली परत पर, जिससे हमें पसीना आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण रंगीन कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आकर वाष्पित हो जाती है, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। अब आते हैं डायलिसिस क्या होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का जो विक्र मतलब किडनी काम करना बंद कर देता है तो ऐसे किसी संक्रमण और चोट के कारण हो सकता है। विक्र के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। अतः कृत्रिम विक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अवशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को हम डायलिसिस यानी अपोहन कहते हैं। अब शिक्षक ने बताया कि हमारे शरीर को अंगों को हिलाने डुलाने का काम मांसपेशियां करती है। चाहे आँख की पलक हो, पैर की उंगली, घोड़े का कान, किसी भी जीव का कोई भी अंग बिना मांसपेशी के नहीं हिल सकता है। परंतु मांसपेशियां तब तक काम नहीं कर पाती है जब तक उन्हें लगातार रक्त न मिलता रहे, उन्हें तंत्रिकाओं का जाल न बिछाओ। इन तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को संकेत मिलता है उन्हें सिकुड़ना है या फैलना है, दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना। यही कारण जब हम लगातार किसी असुविधाजनक स्थिति में बैठे या लेटे रहते हैं, हमारे हाथ या पैर कुछ समय तक दब जाते हैं। उस भाग में रक्त के प्रवाह में रुकावट हो जाती है। रुकावट का नतीजा ये होता है उस अंग की पेशियों और तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त नहीं मिलता या कम मिलता है।
ऐसी स्थिति में रक्त तंत्रिकाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है, फलता हुए ना तो बाहर संवेदना को ग्रहण कर सकती है, ना ही पेशी तक संदेश पहुंचाकर अंग को हिला डुला सकती। इसे ही बोलचाल की भाषा में सुन्न हो जाना कहते हैं। चलिए ये अब नया शब्द है, देख लीजिए इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं। और इस चैप्टर में हमने क्या सीखा सुनिए। रक्त वो तरल पदार्थ है जो जंतुओं के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। हमारे रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहली आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का थक्का जमना उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले आती है, और शिराएं जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती है। हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ऊपरी दो कक्ष शालिंद और निचले दो कक्ष निलय कहलाते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। निकालने वाले अंग के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। गुर्दे का मुख्य कार्य होता है शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना और रक्त को मूत्राशय तक पहुंचाना। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं।